प्री व्यूवर द पब्लिक आईएएस के ज्योग्राफी क्लासरूम प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं मैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरे क्लास अपलोड होते ही। और आप अपने इस वीडियो को अगर आपको पसंद लगे मेरा क्लास तो आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से उनको कोई टॉपिक पे डाउट हो आपको तो आप कमेंट करें, जिससे मुझे कमेंट का आपको रिप्लाई करूँगा। और कोई भी आपको ज्योग्राफी से संबंधित कोई और डाउट होता है तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ज्योग्राफी है, मैं मृदा पढ़ रहा था। मृदा में जो उसका प्रकार बता दिया गया था वो पिछले वाले लेक्चर में। आज उसी मृदा का जो प्रकार बताया गया था, जो उसमें बताए गए थे मृदा, उन्हीं मृदा को आज डिफाइन करेंगे। जैसे जलोढ़ मृदा आपकी हो गई, लेटराइट मृदा, पीट मृदा, जैसे ये सारी मृदा हैं। इन मृदा को आज डिफाइन करेंगे कि कौन उनकी क्या विशेषता होती है, कहाँ इनका क्षेत्र, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ऐसी मृदा, और इनके क्या क्या इसमें उत्पादन किया जाता है, और इनमें किन किन तत्वों का अभाव होता है और किन किन तत्वों की कमी होती है। ये सारी बातों का चर्चा करेंगे एक एक मृदा को लेकर के। जैसे जलोढ़ मृदा हुआ, जलोढ़ मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है, क्यों होती है, इसमें तत्वों की क्या विशेषता होती है, ये सारी बातें चर्चा करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। आप सभी इसको शेयर कर दें, जिससे अब जल्दी से जल्दी लोगों से जोड़ दीजिए। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं जलोढ़ मृदा। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें जो मृदा वाला टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा रटने की प्रक्रिया मत अपनाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे आपको बताऊँगा कि आपको रटना ना पड़े। आपको बस सुनिए, सुन करके उसको आप अपने माइंड सेट में बैठा लीजिए, जिससे आपको आसानी से कभी भी याद आ जाए और उसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप जो टॉपिक यहाँ पर चल रहा है ये आपको सामने प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि आप जब मानिए जलोढ़ मृदा का नाम, आप मृदा जानते हैं कि मृदा के ऊपर चलते हैं, आपको मृदा के बारे में सारी जानकारी है। बस हमें क्या करना है कि जो मृदा है उसी के जो टेक्निकल फॉर्म है, टेक्निकल टर्म है, वर्ड हैं, उसको हमें आपको बता देना है। आप खुद कहेंगे कि हाँ ये मैं जानता हूँ, बस इसमें हमें उस चीज़ को ओपन कर देना। आपके जो टेक्निकल वर्ड है उसको मुझे आपको बताना है। वो जब आप जान जाएंगे तो खुद आप एनालाइज करेंगे और समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ इसमें होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें रटने वाली प्रक्रिया मत अपनाइएगा, क्योंकि रटने वाली प्रक्रिया यहाँ पर नहीं है ज़्यादा है, भी जो थोड़ा बहुत है तो वो दूसरे टॉपिक्स में है, इसमें नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे कि जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, इसकी विशेषता क्या होती है। चूँकि ये हिमालयी प्रदेश में, हिमालयी क्षेत्र में, हिमालय की बात की हमने, तो क्या आप हिमालय पे गए होंगे तो हिमालय पे देखे होंगे कि नदी भी, हिमालयी क्षेत्र में जब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि नदी भी बहती है। जब नदी बहती है तो वो अपने साथ हिमालयी क्षेत्र में नदी का प्रवाह होता है। नदी का जो प्रवाह होता है वो अपने साथ अवसाद लेकर के आती है। अवसाद लेकर आती है। ये अवसाद जमा हो जाता है
जो अवसाद लेकर नदी का प्रवाह होता है तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ मिट्टी पत्थर लेकर के चलती रहती है नदी। जैसे जैसे पानी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर अगर पानी मान लो कहीं रुकता है तो उसके साथ धीरे 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 बहते बहते चला जाता है ये उसके किनारे तक। ये वही अवसाद है। अवसाद का मतलब है वही जो अब कंकड़ मिट्टी पत्थर मिला रहता है बालू की तरह पानी में, नदी के जल में, वही है ये अवसाद। अवसाद लेकर आती है, परत का निर्माण कर देती है। परत का निर्माण होता है, ये परत निर्माण होता है। यह परत जो होगा यह एक कहें कि हम गहराई तक की परत से लेकर ऊपर पूरा ऊंचाई तक की परत का निर्माण हो जाता है। अर्थात जो ये परत है गहराई से लेके, दरअसल जब नदी का प्रवाह होता है तो उसके साथ बहुत सारे अवसाद आते रहते हैं और फिर नदी मान लो कोई सूख जाती है, नदी का प्रवाह जहाँ पहले था वहाँ से पानी पीछे हट जाता है तो वो परत जम जाता है, सूख जाता है, फिर वो एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है। और मान लो वहीं से फिर पानी बाढ़ आ गया, फिर पानी वहाँ आ गया, फिर दूसरे तरह की मृदा अवसाद लेकर नदी अवसाद लेकर के आई, फिर वहाँ पर वो परत जम गया। जब वो परत जम गया फिर दोबारा वहीं पर उसी जहाँ पहले पुराना वाला था तो नया अवसाद तो जमा हुआ वहाँ पे। तो यही बात यहाँ से कहना चाह रहा हूँ कि जो परत का निर्माण होता है वहाँ नवीन परत, ये दो तरह का परत निर्माण होगा और पुराना परत। अर्थात जब नदी की प्रवाह पुरानी पहले हो चुकी हो और उसी पर पुनः प्रवाह आकर के प्रवाह होने लगे तो अवसाद दो तरीके का होगा। जो बाद में आएगा उसे नवीन परत बोलेंगे, जो पहले था वो उसे पुरानी परत बोलेंगे। तो इनको डिवाइड करते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा और इसे डिवाइड करते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक, ये जो पुरानी जलोढ़ मृदा होगा इसकी कुछ खासियत होगी और जो नवीन होगा उसकी अलग कुछ खासियत होगी। ये कम उपजाऊ होगी, क्योंकि होगी ये भी उपजाऊ ही, लेकिन ये गहराई में होने की वजह से इसके पोषक तत्वों की इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अर्थात निच्छालन की प्रक्रिया के द्वारा, निच्छालन क्या, आप ये सोचो, आप कहेंगे निच्छालन क्या होता है, तो जो मान लीजिए कहीं पानी जमा है या फिर कहीं बरसात होता है, तो बरसात होता है पानी ऊपर से गिरता है तो बहुत जो पानी नीचे जाता है ज़मीन में सोखता है। जब वो सोखता है तो बरसात का जो पानी नीचे जा रहा है अपने साथ ऊपर से जो तत्व हैं मृदा में, उन मृदा के तत्वों को नीचे लेकर के भी रिस करके जा रहा है। अर्थात वही निच्छालन की प्रक्रिया होती है। कम पुराना परत कम उपजाऊ होगा और ये अधिक उपजाऊ होगा। अर्थात ये अधिक उपजाऊ, ठीक है, ये अधिक उपजाऊ होगा, ये कम उपजाऊ होगा। जो अधिक उपजाऊ होगा ये मृदा, ये सोचो नवीन मृदा है, अर्थात ये ऊर्जावान मृदा है, अभी इसका निर्माण जल्दी हुआ है, इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा में पाई जाती है। दूसरी इसकी विशेषता जो होती है, इसमें अभी दोनों बातें एक ही हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा कम तत्वों की जो पोषक तत्व हैं इसमें कम पाए जाएंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा पाए जाएंगे। और ये डेल्टाई प्रदेशों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे और नदी के कछार के इलाकों में जहाँ पानी का बहाव लगातार होता रहता है, अर्थात जल्द से जल्द होता रहता है, उन क्षेत्रों में हमें नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार देखने को मिल जाएगा। इसका सबसे जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा का भारत में सबसे बड़ा विस्तार है। इसका जलोढ़ मृदा का विस्तार
भारत में सबसे अधिक है। भारत में जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक विस्तार है। कहने का तात्पर्य है कि क्योंकि ये इसका जो हमारे यहाँ नदी, दक्षिण भारत में चले जाओ तो भी नदी तालाब नदी मिलेंगे आपको, और फिर आपको उत्तर भारत में आ जाओ वहाँ भी नदी मिलेंगे। प्राय कुछ भाग थोड़ा सा है प्रायद्वीपीय भारत में जो नदी की संख्या कम है, और वहाँ भी ठीक ठाक संख्या में है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। और आपको डेल्टाई प्रदेश में चले जाओ, यहाँ तक कि जो समुद्र आते हैं, समुद्री जलधारा, समुद्री जो लहर आता है उससे भी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, अर्थात समुद्री तटीय क्षेत्रों में भी इसका निर्माण होता है। तो यदि हम इसकी बात करें क्षेत्र की, तो क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, डेल्टाई प्रदेश, अर्थात डेल्टाई क्षेत्र कहें, डेल्टाई क्षेत्र। इसके बाद कहाँ हुआ, और नदी, तटीय क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र, और आप ये कहें कि जो नदी का कछार है, नदी के तट, तालाब, ऐसे तालाब का, फिर बहुत सारे मान लो झील है, या वहाँ भी ऐसे मृदा का निर्माण होगा। तो ये इसके क्षेत्र हैं। इसके क्षेत्र आप कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इसके क्षेत्र कहाँ कहाँ होंगे। तो इसके क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार करके, फिर आपका तटीय उड़ीसा, आपका जो उधर तमिलनाडु, जो हिमालय प्रदेश में है वहाँ पर भी पूर्वी, जो उत्तराखंड का पूर्वी इलाका है, अर्थात दक्षिणी इलाका है, यहाँ पर उत्तराखंड का दक्षिणी इलाका में, दक्षिणी भाग, ठीक है। ये सब जो भाग हैं, एक हमने यहाँ पर इस टेक्निक से बता रहा हूँ, ये रटने की ज़रूरत नहीं है इसको कि यहाँ पाया जाता है। आपको टेक्निक क्या याद रखना है कि इस मृदा का निर्माण इसी बरसात के पानी से ही होगा। जहाँ जहाँ बरसात के पानी विस्तृत होंगे वहाँ इस मृदा का निर्माण होगा। तो हमें ये बात सोच करके बता देने हैं कि ये यहाँ पर होगा, न कि रट करके यूपी बिहार और उड़ीसा तमिलनाडु के क्षेत्रीय भूभाग में पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि तटीय, डेल्टाई, नदी तट, ये जहाँ होंगे वहाँ पर इस मृदा का निर्माण होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या बोया जाता है, बोया जा सकता है, जैसे गेहूँ, चावल। आप खुद अनुमान लगाओ कि जहाँ जहाँ ये प्रदेश होगा वहाँ ये चीज़ों का बोया जाता होगा, अर्थात उपजाऊ है तो इसमें इस फसल चक्र जो होगा अधिक होगा इसका। गेहूँ, चावल, गन्ना आदि, आप ये सोचो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होंगी पैदा की जा सकती हैं, ठीक है। इसमें जो आपके कहें कि पोषक तत्व कौन कौन होंगे, तो इसमें चूना पत्थर जैसे, या फिर हम कहें इसमें गहन कृषि की जाएगी। इसे जो टर्मिनोलॉजी है इसकी कह सकते हैं, गहन कृषि किया जाएगा, इसमें गहन कृषि के योग्य होगा, ठीक है। और ये जो जलोढ़ मृदा है सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और आपका मध्य गंगा का मैदान, ये सब इसके इलाके हैं। आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सतलज, मध्य गंगा और पश्चिम बंगाल का जो तराई इलाका है, ये सब इलाकों में इनका विस्तार पाया जाता है, ठीक। जलोढ़ मृदा के बाद अब ये कहेंगे कि मैं इसको लिखूं कैसे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जलोढ़ मृदा के निर्माण हिमालय क्षेत्र से आने वाले नदियों के द्वारा
लाए गए अवसादों का विस्तार, लाए गए अवसादों के माध्यम से परत का निर्माण होता है। वो परत जब जब नवीन अवसाद से निर्मित नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, जबकि पुराने अवसाद से निर्मित अर्थात पुराने जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और ये डेल्टाई, तटीय और नदी तट पे इलाकों वाले भूभाग में पाए जाते हैं। इस मृदा का विस्तार है और इसमें एक गहन कृषि के योग्य मृदा है। इसमें गेहूँ, चावल, धान, गेहूँ, चावल, गन्ना आदि उत्पादन किए जाते हैं इसमें। और ये भारत की सबसे बृहद समूह की मृदा है, अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इस मृदा का विस्तार है जैसे, ठीक है, इतना आपको 100-150 वर्ड हो जाएंगे आराम से। ठीक है, अगले जो मृदा है उसको देखते हैं। जलोढ़ मृदा के बाद आपका लेटराइट मृदा, या हम कहें लेटराइट मृदा, उसके बाद पढ़ेंगे लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा, ठीक है, ये जो लाल पीली मृदा है ये भारत की दूसरी बृहद समूह की मृदा है। ठीक है, दूसरी बृहद समूह की मृदा, अर्थात जलोढ़ मृदा के बाद इसका नंबर आता है जो लाल पीली मृदा है। इसको हम देखेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका विस्तार कहाँ है, इसकी तत्वों की मात्रा क्या होती है, इसका उपयोगिता क्या, इसमें उत्पादन क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें जो इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना इसकी विशेषता बन जाती है। इसकी संरचना हल्का, मोटा, बालू जैसा होता है। हल्का, मोटा, बालू जैसा इसकी संरचना होती है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, यह कम वर्षा वाले क्षेत्र में यह मिलती है। कहाँ होगा कम वर्षा वाला क्षेत्र? डेल्टाई प्रदेश, डेल्टाई कह रहे हैं, प्रायद्वीपी या ढक्कन कह सकते हो आप। ढक्कन के क्षेत्र में इस मृदा का विस्तार है। ढक्कन हुआ आपका, प्रायद्वीपी क्षेत्र हुआ, ये सब जो इलाके हैं, ढक्कन, प्रायद्वीपी, इन सब जो भाग हैं, इन सब भागों में आपका लाल पीली मृदा का विस्तार होगा, क्योंकि यहाँ पर कम वर्षा होगा। जब कम वर्षा होगा तो हल्का बालू की नुमा होगा उसकी संरचना, जो मृदा की संरचना होगी। और इसमें भी जो हल्का बालू की तरह होगा वो, अर्थात इसकी जो संरचना होगी, जब हल्का मोटा होगा इसकी संरचना में तो वह कम उपयोगी होगी। जो हल्का पतला होगा इसकी संरचना में वो अपेक्षाकृत मोटे वाले से उपयोगी होगी ज़्यादा। अर्थ इस कहने का तात्पर्य है, इसमें जहाँ इसे मंडली मृदा भी कहते हैं, ये कह लें पहले, इसके अलग नाम से देख लें, इसे मंडली मृदा भी कहते हैं। अर्थात जो मैं बोल दे रहा हूँ, हो सकता है वो सब ध्यान न लिखे हो, बोल तो दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड को यहाँ लिखा नहीं जा सकता, मैं उसको बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं उसको। मंडलीय मृदा कहते हैं इसे, मंडलीय मृदा कहा जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसमें अम्लीय प्रकृति की होगी, अम्लीय प्रकृति की होगी। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस, आपके ह्यूमस और आपका कह सकते हैं कि नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस कम मात्रा में
होगा। क्यों कम मात्रा में होगा? क्योंकि यहाँ पर जब बरसात नहीं हो रहा है तो बरसात ना होने की वजह से इसमें ह्यूमिडिटी की कमी होगी, अर्थात इस कारण ये मृदा जो मात्रा में कमी होगा, तो ये मृदा क्या होगा फिर? इस मृदा में, इस कारण इस मृदा में अम्लीय प्रकृति की होगी, क्योंकि इसमें ना ह्यूमस है, ना नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस की मात्रा है, इसमें कम उपजाऊ होगा, फिर कम उपजाऊ होगा। ठीक है। और इसके जो इसमें कम मोटा होगा, कम मोटी मृदा होगी, वो उपयोगी होगी, जबकि जो अधिक मोटी होगी, थोड़ा हल्का अधिक, ऐसे लिखें, हल्का अधिक, हल्का अधिक मोटी होगी, वह कम उपयोगी होगी। क्योंकि उसमें मैं बताता हूँ कि क्यों कम उपयोगी होगी। जब बरसात, मान लो जब जो हल्की मोटी मृदा है और जो हल्का कम मोटी मृदा है, उसमें इनमें दोनों में डिफरेंस कैसे हो जाता है? जो कम मोटी अर्थात जो चिपचिपी टाइप में होगी, उसमें जब बरसात होगा तो बरसात उसमें पानी का रिसाव नहीं होगा ज़मीन में, अर्थात इसमें निच्छालन की प्रक्रिया, निच्छालन कम होगा, इसमें निच्छालन कम होगा, इसमें जो कम मोटी है, और इसमें निच्छालन, इसलिए ये उर्वर होगा, उर्वर हो जाएगा, उर्वर होगी इस कारण ये। और ये जो अधिक मोटी है, हल्का अधिक मोटी है, निच्छालन की प्रक्रिया होगी, इसमें निच्छालन होगा तो इसमें उर्वर का ये उर्वर कम होगी, उर्वर कम होगी इसमें। ठीक है, ये बात यहाँ ध्यान रखना है। इसको विस्तार बताया कि मंडलीय मृदा ढक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, अम्लीय प्रकृति की मृदा है ये। और इसमें जो इसके संरचना के आधार पर दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं कि जो हल्का थोड़ा मोटा होगा, अर्थात बालू की आकृति से बड़ा हल्की होगी, तो निच्छालन की प्रक्रिया के माध्यम से उसमें उर्वरक तत्व जो होंगे नीचे चले जाएंगे और वो अनउर्वर हो जाएगी, अर्थात उर्वर उसमें कम होगा, उसमें उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन कम होगा। ठीक है, ये सारी बातें इसकी विशेषताएं हैं जलोढ़ आपके लाल पीली मृदा का। इसका जो विस्तार आपको बताया, इसकी विशेषता यही है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। आप लिखने के लिए कहेंगे कि इसको लिखूं कैसे मैं, तो इसको लिखे, भारत की दूसरी बृहद मृदा है, इसका विस्तार कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार कम वर्षा वाले क्षेत्रों में है, जैसे ढक्कन प्रायद्वीपीय प्रदेशों में, ढक्कन और प्रायद्वीपीय से प्रदेशों में, इसे मंडलीय मृदा भी कहा जाता है, ये मंडलीय मृदा भी कहा जाता है। और इसकी संरचना के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक हल्की मोटी लाल पीली मृदा और हल्की पतली लाल पीली मृदा। जो हल्की मोटी लाल पीली मृदा होती है कम उर्वर होती है, क्योंकि इसमें निच्छालन की प्रक्रिया के द्वारा उर्वर तत्व जो होते हैं नीचे चले जाते हैं, इसलिए उपयोगिता इसकी कम हो जाती है। जबकि कम हल्की मृदा जो होती है, कम हल्की पीली जो लाल पीली मृदा होती है, वो उसमें निच्छालन की प्रक्रिया थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से उर्वर तत्व उसमें ऊपर ही बने रहते हैं, उसकी कृषि की दृष्टि से उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे ज्वार बाजरा रागी, ये सब इसमें पैदा किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगला चलते हैं। इसमें लाल पीली मृदा के बाद आपका जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, फिर आपका लेटराइट मृदा, लेटराइट नहीं काली मृदा देखते हैं इसको, क्योंकि इसमें इसका इम्पोर्टेंस उसकी अपेक्षा ज़्यादा है, तो काली मृदा देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं?
काली मृदा। काली मृदा आपको मैं बताऊं तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है और इसका निर्माण कैसे होता है और इसकी विशेषता क्या है, इसको कितने नामों से जाना जाता है और इसका उपयोग, इसमें उत्पादन क्या क्या होता है। तो इसका निर्माण जो आपकी प्रक्रिया जो हमने पहले आपको जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताया था, अर्थात जब हम सेनोजोइक मेसोजोइक पेलेजोइक आपको पढ़ा रहा था तो उसमें आपको एक बताया था मेसोजोइक में आपको ढक्कन ट्रैप बताया था। ढक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ था, तो वहाँ पर हमने कहा था कि शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी निकली हुई से शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी के शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी उत्पन्न हुई तो उसमें से मैग्मा निकला। मैग्मा का विस्तार हुआ, मैग्मा का विस्तार हुआ, परत का निर्माण हुआ, परत का निर्माण हुआ तो परत सूख कर करके चट्टान बना। ये चट्टान ये चट्टान काले रंग का था क्योंकि जो मैग्मा होता है, मैग्मा का रंग जो होता है गाढ़ा काला होता है, तो काले रंग के चट्टान बना, ऐसे कहें कि काले रंग का चट्टान बना। फिर इसके बाद यहाँ लिखते हैं बना, काले रंग का चट्टान बना इसे काली मृदा बोला गया, इसे काली मृदा बोला गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखनी है कि जो काली मृदा है इसका निर्माण तो हो गया इस तरीके से, शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी निकली, उसमें से जो मैग्मा निकला, मैग्मा के माध्यम से परत बना, परत के माध्यम से आपका काले रंग के चट्टान बने, काले रंग के चट्टान के माध्यम से एक काली मृदा का निर्माण हुआ। और इसमें यही विशेषताओं की वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो मैग्मा होता है आपका, मैग्मा में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, अर्थात उर्वरक तत्व होते हैं, इसमें ज़्यादा होता है आपके। इसका विस्तार महाराष्ट्र, ढक्कन प्रदेश, ढक्कन का क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में काली मृदा का विस्तार है। ये मृदा बरसात जब होता है, इस मृदा में मान लो जहाँ बरसात होता है तो ये मृदा अपने दोहरी प्रकृति की व्यवहार करती है, अर्थात दोहरा फायदा करती है। वो मृदा तो दोहरा प्रकृति में घाटा करती थी, लेकिन ये जब बरसात होता है तो दोहरी प्रकृति की फायदा करती है। कैसे? मान लो जहाँ पर बरसात नहीं होता, बरसात होता है जब ये, तो ये चिपचिपी आकार की हो जाती है। वर्षा होने पर चिपचिपी हो जाती है। तो जो इसमें सरंध्र होते हैं, अर्थात जो हल्के छलके छेद होते हैं, होल होते हैं, वो ढक जाते हैं, जिससे सरंध्र, ऐसे बोले, सरंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे पोषक तत्व ऊपर बने रहते हैं। तो उत्पादक इसका उर्वरक पोषक तत्व ऊपर जब बने रहेंगे तो इसकी उत्पादकता अधिक होगी। ठीक है,
ये तो रहा जब बरसात हुआ तब पोषक तत्व ऊपर बने रहते हैं, उत्पादन अधिक होता है फिर इसीलिए। अगर मान लो कम वर्षा हो रहा है, वर्षा होने पे तो अपनी विशेषता दिखाई थी कि बरसात हुआ चिपचिपी हो गई, वहाँ पर जो पोषक तत्व थे ऊपर ही बने रह गए और सरंद इसका निच्छालन नहीं हुआ यहाँ पर, अर्थात यहाँ निच्छालन न होने की वजह से इसकी उत्पादकता में कोई कमी नहीं आया। लेकिन जब बरसात नहीं होता है तो बरसात कम की स्थिति में ये जब बरसात कम होगा तो ये चट्टानें इतनी टाइट हो जाती हैं, अर्थात इनकी जो चट्टानों का ये पूरा चट्टान है दरार पड़ जाती है, उसमें दरार पड़ करके पूरा जैसे जुताई वाला जैसे खेत हो ऐसे दरारें मोटी मोटी पड़ जाती हैं। इसीलिए इसको स्वतः जुताई की मृदा बोलते हैं। कम वर्षा होने पर दरार पड़ जाता है, दरार पड़ जाता है तो इसे दरार पड़ने की वजह से स्वतः जुताई की मृदा बोलते हैं, अर्थात ये स्वतः जुताई की मृदा के रूप में बोला जाता है। इसके और नाम जैसे आपको बता दूं, इसे उत्तर प्रदेश के इलाके में करेल के नाम से जाना जाता है, इसके अलग नाम है। इसे ट्रॉपिकल चेरनोजम ये सब नाम है, चेरनोजम, ट्रॉपिकल अर्थात ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती है, ट्रॉपिकल रीजन में, तो इसलिए ट्रॉपिकल मृदा बोली जाती है। इसको ब्लैक अर्थ भी बोला जाता है इसको। ये सब नामे हैं, ये सब अलग अलग नाम है इसको, इसकी विशेषता के आधार पर इसको नाम दे दिया गया है। ठीक है, ये जो जब बरसात अपारगम हो जाती है, जब बरसात होता है तो, जब बरसात नहीं होती है कम वर्षा होता है तो पारगम तो होता है, अर्थात वो उसमें दरार पड़ जाती है पूरा मोटी मोटी और वो स्वतः जुताई की प्रक्रिया को अपना लेती है। ठीक है, इतना हुआ। फिर इसके बाद देखते हैं इसमें और विशेषता क्या होती हैं। काली जो मृदा है इसका विस्तार बताया, इसके अलग अलग नाम बताए, फिर इसमें क्या क्या उत्पादन हो जाता है, उत्पादन क्या क्या हो जाता। इसमें ज़्यादातर ये कपास की खेती की जाती है, इसलिए कपास का उत्पादन के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। ये इस मृदा में कपास हुआ आपका, कपास का उत्पादन किया जाता है ज़्यादातर, और सारे फसल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे फसल से नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा उत्पादन ऐसे क्षेत्रों में जैसे महाराष्ट्र वाला या फिर आपको जो जिस रीजन में पाई जाती है कपास की खेती के लिए उपयोगी ज़्यादा मानी जाती है ये मृदा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको ये बताएं कि इसमें क्या क्या पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व आपको ये पता है कि ये जब मैग्मा से निर्मित हुई है तो मैग्मा में सारे पोषक तत्व लगभग होते हैं। पोषक तत्व इसमें नाइट्रोजन, आपका नाइट्रोजन होगा कि नहीं होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस आपका वे जैव तत्व, तत्वों का मात्रा कम होती है, लेकिन तथा पोटास, एल्युमिनियम, आपका मैग्नीशियम और कार्बनिक जो कार्बोनेट, ये सब तत्वों का मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है।
इसका जो काले रंग की होने की काला ही क्यों होता है, इसमें फेरिक अम्ल होता है, अर्थात जैसे लोहा हुआ, ये सब तत्व होने की वजह से इसमें इसका रंग काला होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो काली मृदा के बाद जो आपकी मृदा है वो देखते हैं लेटराइट मृदा। इसमें कुछ वैसे जो जितना बताने लायक था उतना मैंने बता दिया है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें और जो छूट भी रहा है, एक आध दो टॉपिक आप कवर कर सकते हैं, बट इसमें कमेंट करिए, उसको मैं बता दूंगा कि वो भी बताने हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें हमें जहाँ तक लग रहा है कि इतना पढ़ाना चाहिए इतना मैंने बता दिया हूँ। और अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें, तो आप कमेंट करिए, मैं बता दूंगा उसको भी। इसके बाद क्या देखना है, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा ये उच्च ताप, इसकी विशेषता क्या होती है, उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा होना, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार होता है। उच्च तापमान में उच्च वर्षा, यहाँ पर दोनों का कंडीशन एक साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर उच्च तापमान होगा उच्च वर्षा होगा, ऐसा कहाँ प्रदेश होगा, जैसे पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, वहाँ पर और राजस्थान का इलाका, दोनों एक ही अक्षांश पे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उच्च तापमान है लेकिन उच्च वर्षा नहीं है, इसलिए यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। और वहाँ जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर उच्च तापमान और उच्च वर्षा भी है, इसलिए वहाँ पर जैसे लेटराइट मृदा का विकास हो जाता है। ऐसे दक्षिण भारत में जाओ आप, पर्वतीय क्षेत्रों इलाका में जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर ऐसे हैं, जो पश्चिमी तट वाला इलाका है, वहाँ के उस तटवर्ती इलाके के जो थोड़ा सा हट के है वहाँ पर शैडो जोन पाया जाता है, तो वहाँ पर तो नहीं होगा ये मृदा का विकास, क्योंकि वहाँ पर उच्च वर्षा नहीं है। लेकिन इसके इस साइड वाले पे, जहाँ अरब सागर के तट वाले की तरफ आप देखोगे वहाँ पर उच्च तापमान भी है और उच्च वर्षा भी होती है, तो वहाँ पर ही लेटराइट मृदा का विकास हो जाता है। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन है कि उच्च तापमान और उच्च वर्षा होना जरूरी है। उच्च तापमान उच्च वर्षा होगा, उच्च वर्षा होगा जब, उच्च वर्षा से क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा ये देखते हैं। उच्च वर्षा होने की वजह से निच्छालन होगा, निच्छालन होगा, निच्छालन होने की वजह से ह्यूमस, जैव पदार्थ, जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ, या हम कहें कि जो और बहुत सारे ऐसे तत्व होंगे, उर्वरक तत्व नीचे चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, उर्वरक इसका हमें कहें कि इसके पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसके बाद ये जो है पोषक क्या होगा, अर्थात पोषक तत्वों की नष्ट हो जाए, फिर कहें कि नीचे चले जाने की वजह से पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसमें नाइट्रोजन, जैसे कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होगी, कौन कौन से बचे रहेंगे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आपका, या हम कहें फास्फेट, नाइट्रोजन, फास्फेट,
नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम, ये जो तत्व होंगे इनकी कमी होगी, ठीक है, इन पोषक तत्वों की कमी होगी। और ये इसीलिए इसमें मोटे अनाज, रबर, चाय का उत्पादन होगा। इन सब चीज़ों का इसलिए उत्पादन होगा कम उर्वरक तत्वों के होने की वजह से इनमें। और ये सूखने के बाद यह मृदा सूखने के बाद पथरीली टाइप में हो जाती है, पथरीली हो जाती है। पथरीली जब हो जाती है तो ईंट का निर्माण कर लिया जाता है इससे, पथरीली हो जाती है जिससे ईंट बन जाते हैं, ईंट बनते हैं जो घर निर्माण में सहायक हो जाते हैं, निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। ये इसके इन्फॉर्मेशन है। और इसका उपयोग इसीलिए कहा जाता है कि इसका उपयोग घर निर्माण में ईंट पत्थर के लिए किया जाता है। लेटराइट मृदा का आपका। इसके बाद की मृदा जो है आपकी वो कौन सी है वो देख लेते हैं। लवणी मृदा, ये आपको लवणी मृदा की विशेषता क्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं जब कहीं बरसात के पानी इकट्ठा होते हैं या फिर कहीं झील हो तो वहाँ पर जब पानी का बरसात इकट्ठा हो जाता है तो हम इसे कहें कि जहाँ पर अर्ध शुष्क क्षेत्र हों, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इनका कहें कि लवण की मात्रा अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जब बरसात होता है, अर्ध शुष्क मतलब है कि पानी भी, थोड़ा पानी भी है, थोड़ा शुष्कता भी है उसमें। तो जब बरसात होता है, बरसात के पानी मान लो जमा होता है, वर्षा होने पर या वर्षा या इसमें क्या अर्ध शुष्क होगा तो वर्षा होने पर या नदी के द्वारा लाए गए पानी, नदी के द्वारा लाए गए पानी का जब बहाव होता है तो पानी जमा हो जाता है। पानी जमा हो जाता है। जब पानी जमा होगा तो वहाँ पर एक घटना होगी। पानी जमा होने की वजह से वहाँ पर निच्छालन की प्रक्रिया होगी। निच्छालन होगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो पोषक तत्व होंगे, पोषक तत्व नीचे चले जाएंगे, और बचेगा क्या, जो लवणीय तत्व हैं
ऊपर बचेंगे, जिससे लवणी मृदा का निर्माण होगा। ठीक है, जिससे लवणी मृदा का निर्माण होगा। और इसका विस्तार हमने क्या कहा, इसको देख सकते हैं कि अर्धशुष्क क्षेत्रों में लवणी मृदा का ज़्यादातर विस्तार है। जब मान लो कोई बरसात होता है या नदी के कछार के इलाके में, या नदी के बहाव के माध्यम से पानी, नहर के पानी के बहाव के माध्यम से पानी जमा होता है, तो वहाँ निच्छालन की प्रक्रिया होती है। निच्छालन की प्रक्रिया के द्वारा वहाँ पर बरसात के उर्वरक तत्व नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने की वजह से वहाँ पर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक लवणी, जिससे लवणी मृदा का निर्माण होता है। अर्थात जो लवणी मृदा, इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमें कहें सोडियम, लवणी तत्व ऊपर बचे रहते हैं। जैसे आपके सोडियम हुआ, सोडियम मैग्नीशियम, इन सब तत्वों का, या एक मिनट इसको पूरा मिटाते हैं तब सही से पता चलता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के अनुपात की अधिकता होगी इसमें। सोडियम, मैग्नीशियम की अधिकता होगी। ठीक है, इन सब तत्वों की अधिकता होगी इसमें, इन मृदा में। और इसमें इसकी एक खासियत और है कि जो हरित क्रांति वाले प्रदेश हैं, इसकी एक विशेषता क्या है आपको मैं बताऊं। जो हरित क्रांति वाले प्रदेश हैं, अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का इलाका, राजस्थान पंजाब का जो आपको इलाका है कुछ, उसमें इन प्रदेशों में जैसे नहर की विस्तार किया गया। नहर का जब विस्तार किया गया तो उसमें जब नहर का पानी आया, साइड में पानी जमा हुआ। साइड में जब पानी जमा हुआ तो वहाँ पर पानी जमा होकर के कुछ दिन तक लगा रहा। उसमें मृदा में पानी जा कर के अंदर की तरफ गया, निच्छालन की प्रक्रिया हुआ। तो पूरा नदी के जो नहर हो या नदी हो उस एरिए की, तो वहाँ पर पूरा साइड में एक पूरा लवणी मृदा का निर्माण हो गया, जिसमें उसकी उत्पादकता कम हो गई। उत्पादकता कम होने की वजह से उसको बंजर भूमि के रूप में पूरा बंजर भूमि के रूप में सामने आने लगा। नहर के साइड के जितने भूभाग हैं वो बंजर भूमि के रूप में वो उत्पन्न होने लगे। यह एक समस्या बनती चली गई। यहाँ पर यही बात जो मैं बोला हूँ, यही बात मैं लिखने वाला था, बोल दिया तो अब लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसका विस्तार के बात करें तो जैसे आपको हरित क्रांति, ये सोचो कि जो हरित क्रांति से प्रभावित, हरित क्रांति से संबंधित जो राज्य हैं, उनके जो इलाके जहाँ हरित क्रांति सक्सेस हुआ, उन सक्सेस इलाकों में जहाँ नहर के विस्तार किया गया था, न पानी, अर्थात नहर का विस्तार जब हुआ तो उनसे पानी का बहाव हुआ। पानी कभी नहर में पानी का बहाव कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, तो वहाँ पर ये घटना देखने को मिलती है ज़्यादातर हमें। जो इसमें लवणी विरोधी फसल जैसे आपके अमरूद हुआ आपका, फिर आपका मान लो कोई ऐसा लवणी विरोधी फसल है, धान गन्ना, ऐसा इसको भी धान गेहूँ चावल भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो लवणी विरोधी तत्व होंगे, पौधे होंगे, उन्हीं का इसमें ज़्यादातर उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है अगली मृदा। इसका विस्तार मैंने बताया कि जो हरित क्रांति प्रदेश, हरित क्रांति से संबंधित राज्य हैं, उनमें भी ये मृदा का विस्तार है उन्हीं क्षेत्रों में। इसके बाद अगला मृदा आपका पीट व जय मृदा।
पीठ व जैव मृदा यह जल भराव की स्थिति में है। जैसे आपको पिछला वाला था, थोड़ा पीठ और जैव मृदा जो होगा, इसमें आपका ये जल भराव वाली स्थिति जो होगी आपकी, जल भराव वाले जगह पे जल भराव वाले जगह पे इसका होगा, अर्थात यहाँ पर वो स्थिति नहीं है अर्ध शुष्क वाला स्थिति जो भी आपके पिछला वाला स्थिति बताया, वहाँ पर यहाँ पर क्या है, प्रॉपर जल भराव रहता है, अर्थात ये ज़्यादा यहाँ पर परिवर्तन कम होता है, जल में जल भराव की स्थिति में परिवर्तन कम होता है। इसकी स्थिति में परिवर्तन कम होता है। हम ये कहें कि रासायनिक परिवर्तन, इसके रासायनिक भौतिक परिवर्तन में कम परिवर्तन होता है, अर्थात ये निश्चित अवस्था में बनी रहती है। इस वजह से इसमें यह हम कहेंगे कि इसमें जल भराव की स्थिति है तो पानी निच्छालन की प्रक्रिया क्यों नहीं होती। दरअसल इसमें पानी हमेशा भरा रहता है, तो निच्छालन कितना होगा, निच्छालन जितना होना रहा होगा हो जाएगा, तो वो उसी स्थिति पे शून्यता की स्थिति पे बनी रहती है ये मृदा। ठीक है, इस मृदा का जो भौतिक रासायनिक परिवर्तन नहीं होता क्योंकि इसमें जल भराव हमेशा रहता है। इसमें पोषक तत्व जो होते हैं कमी किसकी होती है, जैसे आपके पोटास फास्फेट, पोटास फास्फेट इसमें कमी होती है। ठीक है, ये लवणीय प्रकृति की होती है। अर्थात जो लवणीय मृदा पड़ा रहता है उसी के जैसे पर उसी के लगभग ये भी उसी की प्रकृति की होती है। इसमें जैसे नाइट्रोज आपके जो लवणीय तत्व हैं इसमें अधिकता पाई जाती है इन तत्वों में आपके, क्योंकि वहाँ पर भी जल भराव की स्थिति से उस मृदा का आपका निर्माण हो रहा था। नदी के आपका नहर जो था उसके तट के किनारे में पानी जमा होता था, पानी जमा होने की वजह से वहाँ पर उस मृदा का निर्माण होता था। इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी उसके जो विशेषताएँ हैं, कुछ विशेषताएँ इसमें आकर के जुड़ जाती हैं, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया है लगभग सेम तरीके के हैं, इसलिए इनमें और उनमें कुछ समानता पाई जाती है। जैसे इन क्षेत्रों में मैंग्रोव, मैंग्रोव वाले क्षेत्रों में आपको ये मृदा देखने मिलेगा। डेल्टाई वाले भाग में आप चले जाओ, डेल्टाई वाले इलाकों में वनस्पतियाँ जहाँ होंगी ज़्यादा, ऊपर लिखते हैं इसको क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं, वनस्पति का विस्तार होगा। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, पीठ एवं जैव मृदा की ये आपकी बातें हो गई। आपको समझ में आ गया कि जल भराव वाले क्षेत्रों में जहाँ जल भराव वाले जगह पे इस मृदा का भी, इसमें जल भराव वाली स्थिति में ज़्यादा रासायनिक भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, तो वहाँ पर निच्छालन की प्रक्रिया होगी। इसलिए पोटास फास्फेट की कमी मात्रा पाई जाती है और लवणीय तत्वों की अधिकता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर वनस्पतियाँ, मैंग्रोव्स का विस्तार होता है। ऐसे प्रदेश कहाँ मिलेंगे हमें, जहाँ पर जल भराव अर्थात समुद्री तट के किनारे डेल्टा सुंदरबन जैसे क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जहाँ पर हमेशा जल भरे रहते हैं, अर्थात
वो या तो समुद्री तट हो सकता है, समुद्री तट ही, और वहाँ पर नदी का मुंह हो, वहाँ पर जा कर के ऐसा हो डेल्टा भाग में, वहाँ पर जाकर ये मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, ये मृदा के जो प्रकार थे ये यहाँ का समाप्त होता है। आगे आने वाले टॉपिक आपको बताने हैं मुझे, इसमें भी जो कमी होगा आप कमेंट करिएगा, ताकि मेरे हिसाब से जितना मुझे लगता है कि इतना इस मृदा में इतना बताना चाहिए उतना मैंने बता दिया। अब लगता है कि आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए इन टॉपिक में, तो आप उसको भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आपको दे दिया जाएगा। और रही बात आप PDF पढ़ना चाहते हैं तो PDF आप इस पर कमेंट कर सकते हैं PDF के लिए कि PDF भी चाहिए मुझे, तो उसको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब रही बात अगले जो 1-2 टॉपिक है, जैसे मृदा के अपर्दन संरक्षण, ये दो तीन पॉइंट्स हैं, इनको अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, फिर ये आपका समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर एक बार जुड़ने के लिए मुझसे। और आप अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला लेक्चर हो आपको मिल जाए। अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं, हमारे टाइम से नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उसको देख लें आराम से। ठीक है, मैं यहीं पर क्लास समाप्त करता हूं। नमस्कार। प्रिय व्यूअर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके और वीडियो को आप देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।